हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 8 योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के 5th पेपर जो कि होता है सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण, जो कि कितने नंबर का आता है 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना। जिसमें 15 नंबर का क्या आता है ऑब्जेक्टिव आता है, 15 नंबर का केवल ऑब्जेक्टिव आता है बहुविकल्पीय, जिसको हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया है पवन सीरीज के विथ फुल एक्सप्लेनेशन। एक एक क्वेश्चन का डीपली एक्सप्लेन किया हमने। आप यदि अभी तक ना देखें उस वीडियो को तो आप देख लेना, बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। और ये जो है बाकी जो बचते हैं 35 नंबर वो लिखित में होते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए आज हम देखेंगे पवन सीरीज के अति लघुत्तम प्रश्न का सामाजिक अध्ययन का, है ना, पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया स्वामी दयानंद, जो कि पूरी तरह से गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। इसमें आप सही कर लेंगे सीरीज में अपने। दयानंद सरस्वती दिया है जो कि गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और यहाँ पूछा क्या गया ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने। कब की थी अगर बात करें तो जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने 1815 ईस्वी में एक सभा की स्थापना की थी जिसको आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता है। आत्मीय सभा के नाम से जानते हैं। और यही आत्मीय सभा जो है 1828 ईस्वी में यही आत्मीय सभा जो है ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। तो हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जी ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्य कार्यालय। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अडियार में। कहाँ पे? अडियार। और अडियार कहाँ पर है? तो अडियार जो है ये कहाँ पे है? चेन्नई में। अडियार कहाँ पे है? चेन्नई में है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे अडियार। और जो ये अडियार है ये कहाँ पर है? तो ये है चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या दिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आइए इस क्वेश्चन का हम विथ डीपली जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई? यहाँ पे तो मुंबई में। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अगर बात करें कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी अगर पूछा जाए तो ये तो अभी आपने पढ़ा मुंबई में, है ना। किसके द्वारा हुई थी अगर पूछा जाए कि किसने की थी, है ना, किसने की, तो उनका नाम था A.O. ह्यूम। किसके द्वारा की गई? A.O. ह्यूम के द्वारा, है ना। चलिए इतना क्वेश्चन आप याद रखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई A.O. ह्यूम के द्वारा। और कहाँ पे हुई? मुंबई में की गई, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम करते हैं। ये देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगर पूछे कहाँ हुआ था तो ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ, है ना। और इसमें जनरल डायर ने क्या हुआ था? गोलियां चलवाई थी, ठीक है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? अमृतसर में, ठीक है। और इसमें जनरल डायर ने क्या हुआ था? गोलियां चलवाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? पूना समझौता। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जो पूना समझौता है, यहाँ पूरा लिखा है, गलत है, पूना रहेगा। पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई के पुणे में। तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में मुंबई के पुणे में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बिना देरी के हुए। अगला क्वेश्चन देखें आप। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो अगर बात करें भारत के क्षेत्रफल की तो ये क्वेश्चन सबको याद होगा, है ना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो अगर बात करें भारत के क्षेत्रफल की तो कितना है? 32,87,263
87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है भारत का क्षेत्रफल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखना है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उत्तरीय अक्षांश से, तो कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत का उत्तरीय अक्षांश से अगर देखा जाए अक्षांशीय विस्तार तो कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। जबकि पूर्वी है ना देशांतरीय तौर पे अगर देखें देशांतरीय विस्तार तो ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो है देशांतरीय विस्तार है किसका, भारत का। तो अक्षांशीय 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है, जबकि देशांतरीय 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों के नाम लिखिए। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों के नाम लिखने हैं। तो भारत में किसके किसके द्वारा सिंचाई होती है, तो कुआं के द्वारा, तालाब के द्वारा, नहरों के द्वारा, है ना, नलकूप के द्वारा भी होती है। तो ये सब हम लिख सकते हैं। तो भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कुआं है, तालाब है, नहरें हैं, नलकूप है आदि है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। और ये क्वेश्चन अति लघुत्तरीय में तो पूछा ही गया है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन थे, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। इन्होंने जो है धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विविधता से आपका क्या अभिप्राय है। विविधता का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी है ना का मतलब क्या है। तो भारत में कैसी विविधता है, देखिए भारत में भौगोलिक, सामाजिक, भाषाई, है ना, रीति रिवाज, त्यौहार, उसकी विविधता है। हम है ना, भारत जो है सामाजिक तौर पे, भाषा के तौर पे, रीति रिवाज, आप देखते हैं हर स्टेट में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज मनाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, विविधता है। तो इन सबके अंतःस्थल में एक मूलभूत एवं सांस्कृतिक एकता है, ठीक है ना, मिलजुल कर मनाया जाता है। तो विविधता का आशय आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, ये सभी 2022 में क्वेश्चन आए हैं और आपको पता है कि है ना 15 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आता है, बाकी जो 35 नंबर बचते हैं उसमें आपका अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए, ये पूछा गया है। तो राष्ट्रीय पक्षी आपको पता ही है कौन है, मोर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। अगला देखें, गैर सरकारी संगठन का अर्थ लिखिए। गैर सरकारी संगठन जिसको क्या कहते हैं, एनजीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनजीओ। ये होता क्या है, या ऐसा संगठन है, मतलब ऐसे व्यक्तिगत संगठनों को कहते हैं हम गैर सरकारी संगठन, जो बिना लाभ के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोकोपकारी, तकनीकी या आर्थिक उद्देश्यों से गठित होते हैं। ऐसे संगठनों में ना तो सरकारी करार होता है और ना ही वे प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ सहभागिता करते हैं, मतलब सरकार के साथ मिलजुल कर ये काम नहीं करते हैं। निजी होते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है ना, प्राइवेट होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एनजीओ है, ठीक है। गैर सरकारी संगठन है ये, जिसमें काम तो किया जाता है किसी भी धर्म का हो, है ना, कोई भी व्यक्ति हो, वैज्ञानिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे और लोकोपकारी तकनीकी द्वारा आर्थिक उद्देश्यों से गठित होते हैं। लेकिन इसमें सरकार का ना तो कोई करार होता है और ना ही वे प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ सहभागिता करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली ये जो होते हैं संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, सूचना का अधिकार किस वर्ष में लागू किया गया था। तो सूचना का अधिकार जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया, तो जो सूचना का अधिकार वर्ष है वो 2005 से लागू हुआ था। कब से हुआ था, RTI 2005 से राइट टू इंफॉर्मेशन लागू हुआ था। अब वही बात करें कि RTE मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, ये कब से लागू हुआ। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो 2000 आप कहेंगे 2009 से लागू हुआ RTE, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, लिंगानुपात किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी विशेष क्षेत्र में स्त्री एवं पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में स्त्री एवं पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं।
अगर बात करें अकॉर्डिंग टू, है ना, जनगणना के अनुसार देखें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये कितना था अनुपात, 943 स्त्रियों पर कितने पुरुष थे, 1000 पुरुष थे। इसका मतलब ये है। दूसरे लैंग्वेज में आप लिंगानुपात इसे भी कह सकते हैं कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। तो 2011 की जब जनगणना हुई थी उस समय 943 स्त्रियों पर 1000 पुरुष थे। ये है इसका मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, समझ में आ गया होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? जैसे कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ना, ये मान लेते हैं लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात रखा जाता है हमेशा वो कितने का होता है, 2:3 का। कितने का होता है, 2:3 का। ये लंबाई होगा और ये चौड़ाई है ना, किसी को दिखा सकते हैं आप। तो लंबाई और चौड़ाई का अगर रेशियो देखें तो कितना है, 2:3। चौड़ाई ज़्यादा रखी जाती है, ए बी होगा, हमने एल बना दिया और ये एल होगा। चलिए इधर बनाते हैं, ये ऐसे होता है ना, आप देखें ये, तो इसको एल मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ये बी हो जाएगा, ए एल। तो अनुपात कितने का होता है एल और बी का, तो 2:3। यदि लंबाई 4 सेंटीमीटर है, लंबाई का मान 4 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। जब डिवाइड करेंगे 2:3 आएगा। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 2:3। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 ईस्वी में, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? तो उसका नाम है बी.डी. सावरकर जी द्वारा लिखी गई थी। इसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको लिखा है बी.डी. सावरकर जी ने। ठीक है, ये एक सरकारी किताब थी जो कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर राइट की गई थी, लिखी गई थी। किसके द्वारा, बी.डी. सावरकर के द्वारा। इसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन देखें, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद ने की थी। कब की थी, 1864 ईस्वी में। ये भी याद रखेंगे। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। चलिए अगला पेज लेते हैं जल्दी से। ये देखिए क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में, उनके बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब बंगाल विभाजन हुआ, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कब हुआ, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। और उस समय जो भारत का वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि, है ना, किस वायसराय के दौरान जो है भारत का बंगाल से क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सा सम्राट सम्मिलित हुआ था? तो जब दिल्ली दरबार लगा 1911 ईस्वी में, उस समय इंग्लैंड का जो सम्राट था उसका नाम था जॉर्ज पंचम। ये जो है क्या हुआ था, दिल्ली दरबार में सम्मिलित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ? ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था कब हुआ था अगर पूछा जाए तो आपको पता ही होगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहाँ से हुआ था, गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ। और इसके दौरान किस कह रहा है कि कौन सा आंदोलन के दौरान ये घटना घटित हुई थी? तो उस समय आंदोलन था कौन, असहयोग आंदोलन। कि कौन से आंदोलन के दौरान यह हुआ? तो उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। तो जो चौरी चौरा कांड है ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। कब हुआ था अगर पूछा जाए तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था पूछ ले, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था।
इतना क्वेश्चन आप याद रखेंगे इससे। अगला क्वेश्चन देखें, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें गांधी जी ने भाग लिया था, जबकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों में भीमराव अम्बेडकर जी भाग लिए थे, तीनों में, और दूसरे वाले में गांधी जी ने भी भाग लिया था, मतलब सम्मिलित हुए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आप देख रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं क्वेश्चन का बहुत डिटेल, तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन एक ही क्लास में आप अच्छा स्कोर करके एग्जाम में आएंगे। ये हमारा पूरा एकदम से जितनी हो सके उतना मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य अगर पूछे तो 15 होते हैं, जिसमें 5 तो अस्थायी होते हैं मतलब फिक्स होते हैं, और 10 क्या होते हैं? टेम्पोररी होते हैं मतलब अस्थायी होते हैं, है ना। 5 परमानेंट होते हैं, जबकि 10 जो है ये क्या होते हैं? तो ये अस्थायी होते हैं मतलब टेम्पोररी होते हैं। और कुल सदस्य पूछे कितने होते हैं? तो कुल होते हैं 15। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 ईस्वी से शुरुआत हुई थी। तो मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त सन 1995 ईस्वी से, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे होता है त्वचा का कैंसर, मतलब स्किन कैंसर होता है ना। और पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा कौन प्रदान करती है? तो आपको पता ही होगा, ओजोन परत जो कि समताप मंडल में पाई जाती है, वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। और जब ये पराबैंगनी किरणें आती हैं तो इनसे जो है कौन सी डिजीज होती है, बीमारी? तो आप कहेंगे स्किन कैंसर होता है, मतलब त्वचा का कैंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? नदियों के अंदर जल का प्रदूषण या जल प्रदूषित है, इसकी माप किससे करते हैं? तो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से, मतलब O2 से। तो O2 बोले तो ऑक्सीजन की मात्रा। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर हम जल प्रदूषण की गणना करते हैं, किसमें? नदियों के जल की। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी, है ना। अगर 943 महिलाएं हैं तो वहाँ पे 1000 पुरुष, ये रेशियो निकल के आया था 2011 की जनगणना के समय। ठीक है। और लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर क्या है? और ये क्वेश्चन भी देखो 2021 में आया था, विटीकल्चर। तो विटीकल्चर क्या होता है? अंगूर से संबंधित, अंगूर की खेती से संबंधित होता है ये। तो विटीकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की क्या है? एक शाखा है। इसमें अंगूरों की बुवाई, पोषण, देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो विटीकल्चर के अंतर्गत हम अंगूर की खेती करते हैं, हम ये कह सकते हैं। अगला, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये है हमारी, मान लेते हैं पृथ्वी, है ना। ये क्या होता है? अक्षांशीय विस्तार होता है, ये तो पता ही होगा आपको। और इधर को जो खींची जाते हैं लाइनें, ये देशांतरीय विस्तार होता है, ठीक है ना। और ये मान लेते हैं कि भूमध्य रेखा है बीचों बीच वाली, तो जो इंडिया होता है, और ये मान लिया हमने, ठीक है ना। तो इंडिया हमारा इधर होता है ऐसे करके। तो ये कहाँ पे स्थित होता है? तो ये आपको पता ही होगा कि ये होता है पूरब, ईस्ट, है ना। ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो इंडिया हमारा कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट, NE, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अगर पूछा जाए, है ना, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है ना। अगर आप मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया है आप अपना भारत। तो ये कहाँ किस दिशा में पड़ा? E और N के बीच में, मतलब ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। अगला, 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताइए। जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके असफल होने का क्या कारण था? तो क्रांति है जो होनी थी उसका समय से पहले होना, समय से पहले ही ये क्रांति हो गई थी। अगला, सैनिक दुर्बलता, मतलब सैनिक क्या थे? दुर्बल होने के कारण। उचित नेता का अभाव, मतलब इस समय कोई भी उचित नेता नहीं था, इसके अभाव में भी ये क्रांति असफल हुई थी। विद्रोह जो है 1857 का, आवागमन और संचार के साधनों का भी अभाव था, और आर्थिक इकोनॉमिली भी क्या था? इंडिया जूझ रहा था, मतलब कमजोर था,
है ना, आर्थिक तौर पर भी। तो ये सभी के सभी क्या है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के असफल होने के क्या था, कारण है। अगला, ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। कब की थी, 1828 ईस्वी में। तो इनके सिद्धांत क्या थे कि ईश्वर एक है, वह निराकार और सर्वव्यापी है। मतलब ईश्वर एक ही है इस संसार में, पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में हम कह सकते हैं। वह निराकार है, जिसका आकार कोई निश्चित नहीं है, और सर्वव्यापी है, मतलब वो हर जगह विद्यमान है। दूसरा, इसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्म कांडों और बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। फिर तीसरा क्या है सिद्धांत में, आत्मा अजर और अमर है, और शरीर क्या है, नाशवान है। आत्मा न तो मर सकती है ना, मतलब ये कभी नष्ट नहीं हो सकती, केवल शरीर क्या होता है, नष्ट होता है व्यक्ति का। अगला क्या सिद्धांत दिया गया है ब्रह्म समाज के अनुसार, मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। तो ये सभी के सभी ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, जेट धारा किसे कहते हैं, जेट धारा किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं जेट धारा किसे कहते हैं। तो जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली धाराएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जेट धाराएं पृथ्वी के सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली धाराएं हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जेट धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, उनके नाम लिख लें। तो थारू जनजाति पाई जाती है, खरवाड़ जनजाति, महीगीर जनजाति, बुक्सा जनजाति, ये सभी के सभी जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से कुछ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रौलट एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रौलट एक्ट, जिसको काला कानून के नाम से भी जानते हैं, है ना, ये कब हुआ था, 1919 ईस्वी में। तो ये देखिए दिया गया पूरा। रौलट एक्ट 26 जनवरी सन 1919 में लागू हुआ। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि रौलट एक्ट कब लागू हुआ, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। इसमें सर सिडनी रौलट समिति की सिफारिशों को ही रौलट एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सर सिडनी रौलट नाम था, इनकी एक समिति थी, इसी की सिफारिश को ही रौलट एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काला कानून किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि रौलट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। तो आइए देखते हैं पूना समझौता, जो कि सितंबर में हुआ था, है ना। पूरा लिखा है यहाँ पे, पूरा नहीं होगा, पूना होगा, पुणे में हुआ था। तो पूना पैक्ट के नाम से भी इसको कहते हैं, पूना समझौता को। तो पूना समझौता सितंबर 1932 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्न के सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। ठीक है ना। तो पूना पैक्ट में क्या बताया गया है, 1932 सितंबर 1932 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य दलित वर्गों को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी, इसमें पूना पैक्ट के तहत। अगला, वही तो पहला दिया गया, दूसरा क्या है, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया, मतलब उनका भी निर्वाचन एक ही साथ कर लिया जाता था। तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर आधारित पहला उद्योग क्या है, जूट उद्योग है, और दूसरा क्या है, चीनी उद्योग है तो कई उद्योग, लेकिन इसमें से 2 उद्योग के नाम बताने हैं। तो जूट उद्योग हो गया और दूसरा चीनी उद्योग, ये कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो बात करें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ, तो ये 1942 ईस्वी में हुआ था। तो 14 जुलाई सन 1942 वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया,
जिसका शीर्षक था भारत छोड़ो प्रस्ताव। क्या था? भारत छोड़ो प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में कहा गया कि यदि अंग्रेज भारत पर से अपना नियंत्रण हटा लें तो भारतीय जनता विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपना योगदान देने को तैयार है। तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में कुछ संशोधनों के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में प्रारंभ हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक चली थी, कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य का नाम बताना है। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो क्या है? तमिलनाडु राज्य है। कौन है? तमिलनाडु। जो कि पवन ऊर्जा का अधिक मात्रा में उत्पादन करता है। तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन मैंने बताया ना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो 22 में भी आया है, 19 में भी आया है और भी कई बार आया है। तो लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष तथा स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार यह अनुपात कितना था? 943 स्त्रियों पर कितने पुरुष थे? 1000 पुरुष थे, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताइए। तो यूनेस्को का पूरा नाम लिखना है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक है। यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। चलिए हम देखते हैं इसका कार्य। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार झगड़ों का निपटारा भी करना है। इसका कार्य है ये सभी। और इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य है। तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूनेस्को का पूरा नाम है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शांति को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय कानून के झगड़ों का निपटारा भी करना है। इसका उद्देश्य, और इसका उद्देश्य क्या है पूछे? तो इसका उद्देश्य है शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखें आप जल्दी से। जलवायु क्या है? तो जलवायु मौसम की दीर्घकालीन अवस्था का संक्षिप्त रूप है। मतलब जिस भी स्थान पर जो मौसम है काफ़ी लंबे समय तक एक जैसा बना रहता है तब उसे हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जबकि जो मौसम होता है वो एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है। जबकि जो जलवायु है वो एक स्थान पर काफ़ी दिन तक एक ही तरह से रहती है। मौसम क्या है? अगला क्वेश्चन है। तो किसी स्थान की अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम कहा जाता है। तो किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं, जबकि किसी भी स्थान पर दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का कहते हैं? जलवायु कहते हैं। अगला, जलवायु के तत्वों का वर्णन करें। जलवायु के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो जलवायु के तत्व है तापमान है, आर्द्रता है मतलब मॉइस्चराइजेशन है, मेघ है, वर्षा है, वायु वेग है, तूफान आदि, ये सभी क्या है? जलवायु के प्रमुख तत्व है। अगला क्वेश्चन देखें, मौसम के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो मौसम के तत्व कौन कौन से हैं? पवने हैं, वायुदाब है, सौर विकिरण है, वायु का तापमान आदि, ये सभी मौसम के विभिन्न तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। एरिया वाइज अगर भारत की बात करें तो किस नंबर पे है? तो 7वें नंबर पर जो है भारत का क्षेत्रफल है। अगर विश्व में बात करें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान तो 7वां है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा अगर पूछे किन किन देशों के बीच में है तो भारत और चीन के बीच में ये रेखा है, जिसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, ऐसे भारत और अफगानिस्तान के बीच में है जिसका नाम है डुरंड रेखा, है ना।
भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, ये आप सब याद रखेंगे। तो भारत और चीन के बीच हिमालय की दुर्गम श्रेणियों से होकर जाने वाली या गुजरने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैक-मोहन रेखा कहलाती है। तो भारत और चीन के बीच से हिमालय की दुर्गम श्रेणियों से होकर जाने वाली सीमा रेखा मैक-मोहन रेखा कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैक-मोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में अगर देखा जाए, जो कि वर्तमान में शायद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, जिसका नाम क्या है? डूरंड रेखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय धरातल का स्वरूप कैसा है? तो भारत के धरातल में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियाँ, बड़े बड़े मैदान, चौड़े पठार तथा अनेक प्रकार के क्या हैं? द्वीप हैं। तो भारत के धरातल पर बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, गहरी गहरी घाटियाँ हैं, बड़े बड़े मैदान हैं, चौड़े पठार हैं और अनेक प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। भारतीय धरातल का ये स्वरूप है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो भारत ही नहीं, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, जो कि नेपाल हिमालय में क्या है? स्थित है। तो भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। ये घटती बढ़ती रहती है। अभी हाल फिलहाल में इसकी ऊंचाई जो है 8850 मीटर तक बताई गई है ना। नए डाटा के अनुसार अगर देखें तो इसकी ऊंचाई लगभग 8850 मीटर तक पहुंच गई है। अगला, दून घाटी कहाँ है? तो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच कई विस्तृत घाटियां हैं, जिनमें एक दून घाटी प्रसिद्ध घाटी है ना। दून ये नाम कहाँ पाया जाता है? देहरादून, है ना। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में पाई जाती हैं ऐसी ऐसी घाटियाँ। तो आइए लास्ट पेज लिखते हैं, और इसमें हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन किए, एकदम चुने हुए क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए हमने, है ना। इस वीडियो के यदि आप देख के अच्छे से जाते हैं तो मैं बता रहा हूँ 50 नंबर में से कम आपके 35 से 40 नंबर तक के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आराम से, और कुछ तो भाई आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला, सुंदरवन किसे कहते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरवन पाए जाते हैं। इन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पूछ लेता कभी कभी, तो बंगाल में है ना। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरवन पाए जाते हैं। इन सुंदरवन को हम ज्वारीय वन के नाम से भी जानते हैं। अगला, भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं? तो देखिए जल्दी से, उत्तर भारत में मैदान के दक्षिण पश्चिम में अरावली। उत्तर भारत में क्या है? मैदान के दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक प्रदेश भारतीय मरुस्थल कहलाता है ना। तो अगला देखिए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील सबसे बड़ी क्या है? अगर भारत में बात करें तो सांभर झील है, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। भारत में होना चाहिए यहाँ पे। अब विश्व में आप बताएंगे, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? ये आप कमेंट में बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए। ये भारत में है, तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का कितना % है? तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का % अगर देखा जाए तो 40% जनसंख्या है, जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन अपना कर रही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखें, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये तो भी हमने बताया था, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि ये रहा मैप पूरा, ये पूरा विश्व है, गोलार्ध है ये लोग, ठीक है ना। और यहाँ पे आप कौन है? आप भारत है अपना प्यारा सा, इंडिया है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ईस्ट होगा, है ना, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तो अगर इसको देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट NE मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी, एग्जाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। यदि आप अच्छे से इसको देखते हैं, एक दो बार आप सही से क्लास को पूरा देखते हैं और कुछ लिख कर भी याद कर लेते हैं ना, क्योंकि जो डेट होती है उनको आप लिख लिख के याद करेंगे तभी याद होंगी, या तो आपको पहले से याद हो। तो ये रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास साबित होगी आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए, आप लगातार हमसे बने रहें, पूरा वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में और अगले वीडियो के साथ। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।